जब बजट की बात आई तो काजू के दाम घटा दिए गए और उसको चाइना 7.2% डिफेंस पे खर्च करता है और हम 1-1.5% के आसपास है। $1 इक्वल टू 92 रुपीज। इसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी उन्होंने नहीं दिया। इस तरह से बंगाल को उम्मीदें थी, उस उम्मीदें के मुताबिक जो बंगाल को कुछ नहीं मिला। तो बिना एजुकेशन के और बिना नारी शक्ति के ये परिपूर्ण नहीं हो सकता है। कुछ बेहतर होने की उम्मीद थी, जो उम्मीद पे खरा ये बजट नहीं उतरा। बंगाल को ये लोग भारतवर्ष का अंग नहीं समझते। किस तरह से इस बजट को देखते हैं? आने वाले दिनों में क्या शिक्षा में सुधार लाने में ये बजट सहयोग मिलेगा? जिस प्रकार से बिहार जैसे प्रदेश को मैं देख रहा था पिछले 11 सालों में लगभग 3 बजट का प्रावधान किया गया है। सीधे तौर पर कहा है एक खोखला बजट है जिसमें न कहीं विकास दिखा है, न ही कहीं आम आदमियों के प्रति जागरूकता दिखी है। एक अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि 3 और नए, ऑलरेडी हमारे पास कई सारे IITs हैं, लेकिन फिर भी 3 नए IITs को डेवलप करने की बात कही गई है। नमस्कार, खास चर्चा में बजट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में सरकार ने नागरिक प्रशिक्षण और अन्य विमान निर्माण में इस्तेमाल होने वाले घटक और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को छूट देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में एक और बड़ी खुशखबरी दी है। विदेश यात्रा और पढ़ाई पर टैक्स में राहत दी गई है। विदेश यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स की 5 से 20% छूट घटाकर कर दी जाएगी। साथ ही सरल इनकम टैक्स जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। उन्होंने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने के बारे में भी बताया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि अब टैक्स पेयर अपने संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दिसंबर 31 की बजाय 31 मार्च तक दाखिल कर सकेंगे। बस मामूली शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा ये उनका लगातार 9वां बजट है जो एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने इतिहास रचा और भारत में इतने सालों बाद पहली बार बजट रविवार को आया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का प्रावधान रखा गया। साथ ही पश्चिम बंगाल जैसे नदी प्रधान राज्य को विशेष लाभ इसका मिलने जा रहा है। इस बजट के अनुसार मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। इस बजट की जो खास बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दवाइयाँ और स्वास्थ्य सेवा भी सस्ते होंगे बजट के अनुसार, जिसमें कई दवाएं हैं जो 7 गंभीर रोगों की दवाएं जो सस्ती की जाएंगी। इसके अलावा अगली बात करें तो कैंसर की 17 दवाएं और शुगर की दवा भी सस्ती होंगी। 2026 की जो खास बातें हैं, बायोगैस, CNG, सोलर, रेन्यूएबल एनर्जी सस्ता होगा इसके अनुसार। इसके अलावा जो बात करें जूते, EV बैटरी, ओवन सस्ते होंगे। विदेश यात्रा पहले से सस्ते होंगे। सोलर से जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। जूते, EV बैटरी, ओवन सस्ते होंगे। साथ ही शेयर बाजार में निवेश करना महंगा होगा और शराब, स्क्रैप, खनिज, कोयला इन पे भी ये भी महंगे होंगे पहले की तुलना में। तो ये तमाम बातें हैं जो मोटी बातें हमने आपको बताई कि क्या इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो चलिए अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में क्या कुछ कहा वो पहले आपको सुना देते हैं। Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced
to provide support for operations. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the तो बजट 2026 पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। किशोर कुमार हैं, जेडीयू प्रवक्ता है हमारे साथ ही नीलांजन दास हैं, पश्चिम बंगाल से टीएमसी के आईटी सेल के महासचिव हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर नयन रंजन सिन्हा जी हैं, वो भी हमारे चर्चा में भाग ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। किशोर कुणाल जी, लगभग 53,47,315 करोड़ का बजट पेश किया गया है, किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल, नमस्कार सभी को। देखिए, ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ देश अब विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे खासे बजट का इंतजाम किया गया है, जिस प्रकार से आम आदमी को लाभ देने की बात की गई है, जिस प्रकार से टैक्स पेयर्स को सहूलियत देने की बात की गई है, जिस प्रकार से बिहार जैसे प्रदेश को मैं देख रहा था पिछले 11 सालों में लगभग 3 बजट का प्रावधान किया गया है, तो यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार हर एक प्रदेश को सजाने में, संवारने में, बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। और हम समझ सकते हैं कि अगले 2050 तक में भारत एक विश्व शक्ति के तौर पे उभरेगा। और जिस प्रकार से अभी मैन पावर पे, स्किल डेवलपमेंट पे या अन्य सेक्टरों में अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। ख्याल से इसी तरीके का इन लोगों का एक माइंडसेट रहा होगा। तो कुछ फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जरूर इन्होंने किया है, लेकिन वैसे तौर से बंगाल के लिए और कुछ भी नहीं है इस बजट में। और जो हमारा पेंडिंग पैसा है वो ये कब देंगे, इसका भी कोई दिक निर्देश नहीं है यहाँ। ठीक है। डॉक्टर रंजन सिन्हा जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बजट में जो महत्वपूर्ण बात है वो कि शिक्षा के लिए 1.39 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, जो 2025 के मुकाबले इंक्रीज किया गया है। तो क्या आने वाले दिनों में इस बजट का शिक्षा, जो एजुकेशन पॉलिसी से लेकर जो भी यूनिवर्सिटी के हाल हैं, आप कई यूनिवर्सिटी को अच्छी तरीके से जानते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह से इस बजट को देखते हैं? आने वाले दिनों में क्या शिक्षा में सुधार लाने में ये बजट सहयोग मिलेगा इस बजट से? बात जब बजट की आती है तो ऑटोमेटिक एक अपेक्षा सभी वर्ग को रहता है कि उनके लिए इस बजट में कुछ खास हो। हर वर्ग ये कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ न कुछ खास इंतजामात के अपेक्षा को जरूर रखते हैं। लेकिन अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो शिक्षा के लिए इस बजट में एक अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि 3 और नए, ऑलरेडी हमारे पास कई सारे आईआईटीज हैं, लेकिन फिर भी 3 नए आईआईटीज को डेवलप करने की बात कही गई है। और साथ जो पहले से हमारे पास जो और आईआईटीज हैं उनको और फर्निश्ड, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही गई है, उसके लिए फंड ग्रांट करने की बात कही गई है, ताकि वहां भी एडमिशन का जो इंटेक है वो बढ़ाया जा सके। क्योंकि भारी तादाद में हमारे यहाँ बच्चे आईआईटीज में एडमिशन का सपना रखते हैं। सबसे बड़ी बात जो एक नए सेक्टर को के लिए और बेहतरीन है वो बायो फार्मा के क्षेत्र में जो शक्ति योजना, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके बायो फार्मा के क्षेत्र में शक्ति योजना का शुरुआत करने की बात कही गई है, जिसमें निश्चित तौर पे ये बहुत एक माइलस्टोन का काम करेगा कि जहां के हम अपना नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे और एक नया डायमेंशन, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट को भी ये सपोर्ट करेगा। बाकी जितने भी राज्य हैं, सारे स्टेट्स को कहा गया है कि आप अपने अंदर कम से कम इस वर्ष 5 नए यूनिवर्सिटी स्टार्ट करिए और इसके लिए जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी वो सारे स्टेट में। अभी कुछ देर पहले मेरे भाई नीलांजन दास कह रहे थे कि बंगाल के लिए कुछ नहीं है, तो देश के अंदर बंगाल भी एक राज्य है और वहां भी कहीं ना कहीं 5 नए यूनिवर्सिटीज खोलने का प्रावधान किया गया है। और पहले से जो 7 फार्मा इंस्टीट्यूशन चल रहे थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी और डेवलप किया जाएगा। पूरे देश में जो एजुकेशन लोन है, जो भारी तादाद में बच्चे शिक्षा लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, तो हर एक राज्य के बच्चों को शिक्षा लोन में कमी की गई है। बच्चे कम दर पर शिक्षा लोन प्राप्त कर सकते हैं और हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। उनका सपना विदेशों की तरफ अगर पढ़ने का है वो भी वो पूरा कर सकते हैं कम लोन
के रेट्स के आधार पर लड़कियों के लिए एक जो समुचित व्यवस्था पूरे देश में कही जाने वाली है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाई जाए एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ताकि लड़कियों का जो शिक्षा दर है हम उसको और ज्यादा बेहतर कर सके। क्योंकि जब हम बात करते हैं, परिक्रमा करते हैं एक डेवलप्ड देश की, तो बिना एजुकेशन के और बिना नारी शक्ति के ये परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो एक बहुत बेहतर एस्पेक्ट ये भी है, इंटायर एजुकेशन सिस्टम को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट करने की बात कही गई है। एक और नई चीज इसमें जोड़ा गया है कि एआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करीब करीब देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में एक स्पेशल कंटेंट क्रिएटर लैब के माध्यम से आप वहां पे स्कूलों के अंदर एक अलग से एआई लैब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लैब का निर्माण करेंगे, जहां पे बच्चे नए नए स्किल्स को सीख पाएंगे। और डेफिनेटली आने वाले समय में जो स्किल्स एजुकेशन है, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन है, ये कहीं ना कहीं और बेहतर होगा। शिक्षा की तरफ अगर बात करें, जो अब तक जो रुझान हमेशा रहा करता था कि कुल बजट का लगभग 3% ही हम शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं, इस बार इसको डबल करने का प्रावधान है और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 3 से उठ के हम सीधे 6% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में 20,000 आइकॉनिक साइट्स जो जहां टूरिज्म डेवलपमेंट होता है, उनके लिए करीब करीब 10,000 लोगों को वो प्रशिक्षित करेंगे एज ए गाइड। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ शिक्षा की बात हो गई। ठीक है नयन, रमन जी, किस तरह से इस बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? हालांकि उम्मीदें तो बहुत थी, खासकर जो एक चीज बजट से जुड़ी हुई बात होती है रेल किराए को लेकर या रेल फैसिलिटीज को लेकर, उसका कोई जिक्र नहीं आया है। उस पर लोगों की उम्मीदें खासकर नजर रहता है। सिर्फ कॉरिडोर की घोषणा हुई है, लेकिन इसको लेकर कोई राहत लोगों को नहीं मिली है। बिल्कुल फिरोज, जिस तरह से ये बजट आया है, कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जहां सत्ता पक्ष इसको एक विकसित भारत का बजट बता रहा है, वहीं अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष ने सीधे तौर पर कहा है खोखला बजट है, जिसमें ना कहीं विकास दिखा है, न ही कहीं आम आदमियों के प्रति जागरूकता दिखी है। तो कह सकते हैं कि इस बार का बजट जरूर मिला जुला रहा है, लेकिन अगर बात कर ली जाए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, तो इस पर खासा ध्यान दिया गया है बजट में। जहां हमने देखा कि स्वास्थ्य को लेकर जो है दवाइयों की कीमतें हैं कम की गई है, बहुत सारी कैंसर की 17 दवाइयां हैं, वहीं अन्य जो दवाइयां हैं 7 दवाइयां उनकी कीमतें कम की गई हैं। वहीं शिक्षा को लेकर अगर बात कर ली जाए तो प्रत्येक जिले में, पूरे देश के प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात कही गई है। देखिए, लगातार बजट को लेकर जो आशाएं थी, कहीं ना कहीं मध्यम और जो निचले तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये आशाएं थी कि बजट में उनके लिए कुछ खास होगा, लेकिन साफ तौर पर हमने देखा है कि जब बजट की बात आई तो काजू के दाम घटा दिए गए और उसको और प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। साथ ही साथ अखरोट, तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की बात की जा रही है। वहीं किसानों की बात कर ली जाए तो मेन थीम जो इस बार के बजट का था, कहीं ना कहीं युवा, महिला और किसान थे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है आम बजट में खासा ख्याल रखा गया है, कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए, इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है। आपको मैं बताता चलूं कि अब एक उद्यमी महिला है, उनके लिए मार्ट का भी निर्माण कराया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि मिला जुला एक बजट है जहां खासकर किसान, युवा और महिलाओं के लिए एक बड़ा बजट कह सकते हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी कह सकते हैं, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से बजट में जो बताया गया है, कह सकते हैं कि उद्योग को भी। ठीक है निरंजन नाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से बात हो रही है कि बजट में जो समावेशी होनी चाहिए हर चीजों की, अगर ठीक है एक सेक्टर डिफेंस सेक्टर ले लेते हैं जो पिछले कुछ सालों में काफी चैलेंजेस रहा भारत के लिए, चाहे गलवान घाटी का जो घटना हुई या फिर पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन डेवलप हो रहा है और चाइना से सबको पता है। इसमें इस बार बजट में प्रावधान जो 5.94 लाख करोड़ का किया गया, पिछले बार की तुलना में 1,000 करोड़ बढ़ाया गया, लेकिन
चाइना 7.2% डिफेंस पे खर्च करता है और हम लगभग यहाँ पर मान लें तो 1-1.5% के आसपास है। देखिए, डिफेंस के लिए और भी हमारा जो एलोकेशन है वो करना जरूर चाहिए, लेकिन ये जो आपका जो संवाददाता वो बोल रहे थे कि किसान लोगों के लिए बहुत कुछ किया गया है, मिडिल क्लास के लिए किया गया है, कुछ भी नहीं है। किसान लोगों के लिए जो ये कृषि क्षेत्र में जो एलोकेशन पहले था उससे उसका जो ग्रोथ है वो माइनस में चला गया है। तो ये क्या मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ इन्होंने किया है। 2022 तक दोगुनी आय की बात थी। जी 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 हाँ, जी वो तो नहीं हुआ। हाँ। वो तो नहीं हुआ। मैं पहले का बात तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, लेकिन करेंटली अभी जो हो रहा है कि $1 इक्वल टू 92 रुपीज, इसका उत्तर माननीय वित्त मंत्री जी उन्होंने नहीं दिया कि इस तरीके से रुपये का वैल्यू इस तरीके से घट क्यों रहा है। उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कुछ हॉस्टल करने से ये हमारा जो वुमेन का उनका बहुत एम्पावरमेंट नहीं हो जाता है। उनके लिए हर एक क्षेत्र में क्या वो कर रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है उन लोगों के लिए, ये तो हम बजट से हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और रेल के लिए भी ये मोदी सरकार तो रेल बजट उठा दिया है। अभी तो हमको नहीं पता कुछ फ्रेट कॉरिडोर ये सब, इससे क्या होगा। अभी जो बंगाल में, मैं बंगाल से हूँ, मैं बोल सकता हूँ आपको, हमारा जो लोकल ट्रेन का जो सेटअप है, ट्रेन आपको पता है कि सबसे सस्ती जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पर कितने सारे ट्रेन को बंद कर दिया है। जो ममता बनर्जी के समय में 2010-11 में जो वो ट्रेनें इंट्रोड्यूस किया था, वो सब ट्रेनों को ये कोविड के पीरियड में ये लोग बंद कर दिया है और उसको फिर से चालू करने का कोई इनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो अभी का जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता इस बजट से कुछ भी आ रहा है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार, ये जो बीजेपी का सरकार है, ये लोग मान चुके हैं कि बंगाल में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इन लोगों को इनका जो पहले से जो रवैया था कि बंगाल को वंचित किया जाए, ये उसी रास्ते में, उसी राह में ये चल पड़े हैं। किशोर कुणाल जी क्या कहते हैं? नीलांजन दास का कहना है कि कुछ खास नहीं है। जिस तरह से बंगाल को उम्मीदें थी, उस उम्मीदें के मुताबिक जो बंगाल को कुछ नहीं मिला, और कॉरिडोर और जो कई योजनाएं दी गई उससे आम लोगों को फौरी तौर पे कुछ राहत तो नहीं मिलेगा। कुछ बेहतर होने की उम्मीद थी, जो उम्मीद पे खरा ये बजट नहीं उतरा। देखिए, नीलांजन दास साहब उसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो पार्टी एक वक्त में टाटा नैनो के प्रोजेक्ट को बंगाल से उठाकर गुजरात ले जाने के लिए विवश कर दिया था। इन्हें इन्वेस्टमेंट का मतलब तो समझ में आएगा नहीं, इन्हें डेवलपमेंट का मतलब समझ में आएगा नहीं, इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब समझ में आएगा नहीं। जब बिहार जैसा प्रदेश कई सारे कॉरिडोर्स के माध्यम से इंडस्ट्रियल एरिया को डिनोटिफाई कर रही है, कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है। मैं बिहार की बात करूं, ये किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कर रहे थे। मैं बता दूं कि बिहार का मखाना जो जीआई टैग ले चुका है, बिहार का मरचा चावल जो जीआई टैग ले चुका है, बिहार का कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो आज ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में अपना जगह बना रखा है। बिहार में सुधा ब्रांड का प्रोडक्ट लंदन और यूके के मार्केट में बिक रहा है। ये तय करता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार और भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्री ने एक पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव मोड में, पॉजिटिव वाइब्रेशन में मदद किया है। और उसी का नतीजा है कि आज पटना या बिहार के आप समझ सकते हैं कि हमारे हाजीपुर में बनने वाले जूते का खपत यूके और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में हो रहा है। वहाँ के सैनिक हाजीपुर में बने हुए जूते का इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या बिहार खुद इसको कर पाता जब तक भारत सरकार का सहयोग नहीं होता? तो बिल्कुल स्पष्ट है, बिहार सरकार और भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, मेक इन बिहार, मेक इन बंगाल के प्रोडक्ट को मेक इन वर्ल्ड तक, यूज्ड बाय वर्ल्ड तक पहुंचा दिया। और ये सापेक्षता को दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और बेहद खुशी होती है कि आज 53 लाख करोड़ का बजट हम लोग देख रहे हैं। चलिए नीलांजन दास जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं? ठीक है 53 लाख करोड़ का पहुंचा दिया बजट, बताइए नीलांजन दास जी। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि बिहार में पिछले 11 सालों में केंद्रीय
केंद्रीय बजट से बिहार के लिए प्रावधान की राशि लगभग 3.5 गुना कर दी गई है। नहीं ठीक है, बिहार की बात है, यही तो वो कह रहे हैं कि आप बंगाल को कुछ मैं खास वही नहीं मिला। बोल जी रहा था नीलांबर नाथ कि जी बिहार रखिए को- बात अपनी। हाँ, बिहार को पिछले जो साल का बजट था उसमें इट वाज ऑलमोस्ट ए बिहार बजट, तो ये तो था, हमारा उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार को मिल रहा है, हम खुशी है बिहारी लोगों के लिए, वो हमारे भाई बहन है। बंगाल में कम से कम 1 करोड़ बिहारी लोग रहते हैं, तो काम करते हैं यहाँ पर, वो हमारा मतलब को सिटीजन्स है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये जो बोल रहे थे, ये सिंगूर का मामला जो बोल रहे थे, जहां पर ये टाटा का जो केस था, वो उनको उनके ज्ञात के लिए मैं बता दूं, उस समय राजनाथ सिंह वो बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट था, वो तो ममता बनर्जी के साथ वहां पर खड़े थे, उसी आंदोलन में राजनाथ सिंह खुद खड़े थे, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमारा जो हम कहते 3 फसली जमीन, मतलब एक जमीन जो 3 बार साल में 3 बार वो फसल देता है, उस जमीन को ये हमारा जो लेफ्ट फ्रंट का सरकार था वो हड़प कर वो टाटा को दे रहे थे। इसके ऊपर हमारा प्रॉब्लम था। हम बोल रहे थे कि आप कोई और जमीन आप ले लीजिए, ये टाटा को घिसकने का कोई बात नहीं था, ये इनके ज्ञात के लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये जो बात ये कर रहे हैं कि बंगाल के लिए तो ये नहीं किया कुछ, जो बिहार के लिए वो कर रहे हैं वो बंगाल के लिए भी तो करना चाहिए ना। बंगाल में एनडीए का सरकार नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे, तो ठीक है, बंगाल का लोग भी जवाब देंगे। और यहाँ पर बंगाल का लोग मतलब सिर्फ बंगाली लोग नहीं, यहाँ का जो बिहारी लोग है वो भी वंचित है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो वो सब लोग वो जवाब देंगे आने वाले चुनाव में। चलिए ठीक है। डॉक्टर नयन जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें अगर शिक्षा, भारत की शिक्षा व्यवस्था में अभी भी कई कॉलेज में, चाहे स्कूल में या यूनिवर्सिटीज़ में, जो बेसिक सुविधाओं की कमी है, भवन की कमी है। साथ ही आप अगर देख लीजिए यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर की बहाली वो कई सालों से नहीं हुई है। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी की ही बात कर लीजिए, वहाँ पर आप प्रोफेसर की कमी है, कई क्लासेस जो हैं बिना प्रोफेसर के रुकी हुई हैं, और वो आपको भी पता होगा कि बाहर से वो प्रोफेसर को करके वो क्लासेस लिए जाते हैं। साथ ही इसके अलावा ये जो दर्द है एक बिहारियों का कि पटना यूनिवर्सिटी को अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, और कई सालों से ये मांग उठती आई है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जो उम्मीदें थी कि इससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो, अपना भवन मिले, अच्छी गुणवत्ता शिक्षा मिले, इसके लिए लेके कुछ खास दिख रहा है आपको इस बजट में? बिल्कुल बिल्कुल, इस बजट में इस बात पर फोकस किया गया है कि पूरे देश में जितने भी 2nd और 3rd टियर टाउन है, वहां पे एजुकेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अपग्रेड करेंगे। खास बल इस बजट पे वहां पे दिया गया है कि पहले हम 2nd और 3rd टियर को अपग्रेड कर लें, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं होगा और एजुकेशन प्रमोट नहीं होगा। साथ साथ एजुकेशन को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं जिसके तहत शिक्षा लोन को कम कर दिया गया है। लोन कमी होने के कारण क्या होता है कि बच्चे आसानी से शिक्षा ऋण उपलब्ध कर पाते हैं, और कुछ वैसी स्थिति में उनकी पढ़ाई सुचारू रहती है। प्रोफेसर साहब, एक मैं रोकना चाहूंगा आपका। लोन की बात है, ठीक है, अब विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ठीक है, आसानी हुई है, आपने लोन पे जो ब्याज दर है वो कम कर दिया, लेकिन लोन की जरूरत ही क्यों पड़े? अगर भारत में कोई छात्र पढ़ रहा है, जो फीसेस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के आप देख लें, आसमान छू रहे, उस पर लगाम क्यों नहीं? आप लोग तो छात्रों के बीच रहते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जो फीस पे नहीं कर पाते हैं। सस्ती शिक्षा, इस बार के बजट में सस्ती शिक्षा, सस्ती मेडिकल, IITs इंफ्रास्ट्रक्चर, AI रिसर्च, इन सब एरिया पर फोकस किया गया है। और कहीं ना कहीं जो बेलगाम फीस है उसको भी नियंत्रण में लाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है, और बजट में इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षा का जो रेट है उसको कम करेंगे। इस पे कुछ पहल हो रहा है प्रोफेसर साहब? कुछ पहल हो रहा है? कमेटीज बन रही है, रिव्यू करेगी फीसेस की जो लिए जा रहे हैं? बिल्कुल, ये प्रावधान किया गया है इस बजट में, कमेटीज बना के हम फीस को रिव्यू करेंगे, और जहां भी नजर आएगा उसको सरकार
मतलब फीस को एक रिवाइज करके अपने अधीन रखेगी, नियंत्रण में रखेगी। इवन की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी सरकार के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम कर पाएंगे और फीस एक तय रेंज में रहेगी और उसी रेंज में उनको रखना होगा। और ये हम बार बार इस बात को सिर्फ बंगाल के चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। ये आम बजट है, ये पूरे देश का बजट है और नहीं, जो भी हम आपको निर्णय वो तो देशव्यापी ठीक है, जो भी राजनीति अलग निर्णय जगह, हम देशव्यापी लिए जा रहे हैं आपसे तो वो फायदा शिक्षा बंगाल को भी के मिल स्तर के रहा है। सुधार के क्या सवाल हो बंगाल रहे में हैं। यूनिवर्सिटी नहीं खोले जा रहे हैं? क्या बंगाल में आईआईटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हो रहा है? क्या बंगाल के स्कूल और कॉलेजेस में एआई हब नहीं बन रहा है? क्या बंगाल के स्कूल और कॉलेज में एआई लैब नहीं बन रहा है? क्या एजुकेशन लोन बंगाल में सस्ता नहीं हो रहा है? क्या वहाँ के एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हो रहा है? क्या बंगाल के सेकेंड और थर्ड टियर जो सिटीज हैं, क्या वहां पे एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने की बात नहीं कही गई है? तो सिर्फ बजट को राजनीतिक रंग देना और राजनीतिक नजर से देखना ये हमेशा उचित नहीं होता ठीक है। है, निश्चित तौर पे नीलांजन जी, जवाब पूरे दे दीजिए। देश के ठीक लिए है, ये बजट ठीक है, है ठीक है, और देश के हर एक नयन जी, कोने आपने कोने अपनी में बात रख दी। इस बजट से नीलांजन लाभ जी, पहुंचाने की जवाब व्यवस्था दे दीजिए। की गई है। पहले तो वो हमारा जो एंकर साहब वो फिरोज जी वो जो बोल रहे थे कि यहाँ पर हमारा प्राध्यापक है उन लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, उसका एक शॉर्टेज है, उसका बहुत सारे जगह पर शॉर्टेज है। वैसे भी और भी कई सारे क्षेत्र है जहाँ पर शॉर्टेज है, उनको फिलअप करने का लिए क्या कर रहा है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इस सरकार को, इसके ऊपर कोई मतलब कोई विजन नहीं है इस बजट में। ये पहली बात। और दूसरी बात, बंगाल में नहीं होता है साहब, बंगाल में नहीं होता है। बंगाल को ये लोग भारतवर्ष का अंग नहीं समझते। ये जो केंद्र का सरकार है यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए ये लोग बार बार हारते हैं। इन लोगों को नहीं पता है, इन लोगों का यही दिमाग में है कि पहले हमको बंगाल को विन करना है, हमको वहां पर दखलदारी करना है, हमको मतलब वो बंगाल को एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं कि इसके ऊपर हमको जमींदार बनना है और फिर हम इसके लिए काम करेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है, अगर ये आपको रहेगा तो फिर आप बंगाल कभी नहीं जीत पाएंगे और हर एक बार बंगाल वंचित रहेगा और बंगाल इसके लिए जो हमारा जो मतलब गणतांत्रिक जो है जो इलेक्शन है उसमें हम जवाब देंगे। यही होता है सिर्फ। चलिए ठीक है। किशोर कुणाल जी, दो सवाल आपसे है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है और जनता ने आपका साथ दिया, क्या दो जो बिहारियों का दर्द था, आपसे भी वही सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये मांगे कि आप पीछे हो गई हैं बिल्कुल? मुझे लगता है किशोर जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, लगता है फिर उनका बार बार इंटरनेट कनेक्शन छूट जा रहा है। चलिए, अब वक्त की कमी है, आखिरी क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। नयन जी, आपसे क्या आने वाले 5 सालों में शिक्षा के स्तर में आप सुधार होता दिख रहे हैं? और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है छात्रों का, आपके छात्रों के बीच रहते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। रिक्रूटमेंट के लिए क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं? उन्हें प्रोफेसर सही तादाद में मिलेंगे? यूनिवर्सिटीज़ में भवने सही होंगे? जो बेसिक नीड है वो दूर हो जाएंगे? वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन जो ये बेसिक तौर पर जो नीड है ये जल्द पूरी हो जाएंगी, ऐसा लगता है? देखिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की कवायद शुरू हुई है, उसके बाद सारे यूनिवर्सिटी से मांगा गया है, सारे यूनिवर्सिटी ने कॉलेज से मांगा है कि उनके किस किस डिपार्टमेंट में कितने टीचर की वैकेंसी रिक्वायर्ड है, और उसके आधार पे कमीशन बनाकर, कमीशन ऑलरेडी बनी हुई है, एक उसके एडिशनल एक कमिटी बना के इसकी सब्जेक्ट में कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। हायर एजुकेशन में स्कूल लेवल पे तो लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है, लेकिन हायर एजुकेशन में थोड़ी कमी है, इस बात को स्वीकारते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है। उसको भी सरकार की मंशा है, यूनिवर्सिटी उसको देख रही है। यूनिवर्सिटी बार बार गवर्नर साहब को भी अपील कर रही है कि कहीं ना कहीं सारे यूनिवर्सिटीज में जितने रिक्वायर्ड टीचर रेशियो बैलेंस होने चाहिए उतना अब उपलब्ध कराया जाए, और ये प्रक्रिया अभी शुरुआत हो चुकी है, और लेकिन जमीन पर उतरने में निश्चित तौर पे 1-2 साल समय लगेगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 2-2.5 सालों में बिहार में जो शिक्षक और छात्र का जो रेशियो है वो बैलेंस हो पाएगा, और तभी हम लोग और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। नीलांजन दास जी, 30 सेकंड आखिरी कमेंट। बजट
से बंगाल की जनता खुश होगी या फिर चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? नहीं, खुश होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इन्होंने कुछ दिया है नहीं, और पहले से हमारा जो पेंडिंग जो पैसा है उसको कब ये देंगे इसका भी कोई मतलब हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। तो खुश होने का कोई बात नहीं है, और इसका प्रभाव तो पड़ेगा। इलेक्शन ईयर में इलेक्शन बजट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बंगाल के लिए कुछ मिलेगा, कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने का बात होगा। ये जो पूर्वोदय करके जो एक मतलब स्कीम लाए है वो सिर्फ उत्तर पूर्वी भारत के लिए, उसमें बंगाल इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके का जो चीज है, यहाँ पर बंगाल फिर से यहाँ पर वंचित हुआ है, और इसका असर बिल्कुल इलेक्शन में पड़ेगा। और बंगाल में भी मतलब इसी हफ्ते बजट भी आ रहा है, उसका भी एक असर पड़ेगा बंगाल के इलेक्शन में। अच्छा, चलिए ठीक है, आपके भी बजट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल आम बजट 2026 पेश हो गया है और कई सारे इसमें वादे भी किए हैं, कुछ स्टेट्स को सौगातें भी दी गई हैं, बंगाल के लिए भी हालांकि बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और NBC 24 न्यूज़ पे आप खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।